जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग क्या समाप्त किए थे, कौन सा चैप्टर समाप्त किए थे? मुगल काल। मुगल काल, मुगल पीरियड, मुगल एम्पायर, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका एंड हम लोग कर चुके हैं। पूरा डिटेल, सारा डिटेल हम लोगों ने मुगल काल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें मैंने लगभग आपको ऐसा मौका ही मैं नहीं दिया हूँ कि एक भी टॉपिक छूटे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने सारा टॉपिक कवर किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से रेलिवेंट था। ठीक है, तो मुगल काल समाप्त हो चुका है। और मुगल काल के बाद कौन सा? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसी के बाद क्या स्टार्ट होता है? उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड। तो आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, लेटर मुगल पीरियड, नया चैप्टर। और यह चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद हम लोगों का मेडिवल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। उत्तर मुगल काल और उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमण, बस। तो लेटर मुगल पीरियड ये जो है मेडिवल हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताया हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल की स्टार्ट कहाँ से होता है? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु का डेट, वर्ष आपको अब तक तो याद ही हो गया होगा। कितनी बार मैं उसको बता चुका हूँ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद उत्तर मुगल काल या लेटर मुगल पीरियड, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो शाहजहाँ का जो थोड़ा सा इसे पीछे से कनेक्ट करके तब इसको पढ़ेंगे ना, थोड़ा आपको वो चीज़ रिकैप भी हो जाएगी और उसको कनेक्ट कर पाएंगे आप। जैसे हम लोग क्या बताए थे, मैं क्या बताया था आपको कि शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। शाहजहाँ के पुत्र कौन कौन थे? जान ही रहे, मैं आपको बताया था, औरंगजेब और दारा शिको, ऐसे कई पुत्र थे। ठीक, तो उन सारे पुत्रों में लेकर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने सबको पराजित किया, दारा शिको को भी पराजित किया। लगभग दारा शिको 5 युद्ध कुल हुए। उत्तराधिकार के लेकर कुल कितने युद्ध हुए? 5 युद्ध हुए, जिसमें से 2 युद्ध मैंने बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। तो सामूगढ़ और देवराई के युद्ध में ही औरंगजेब ने दारा शिकोह को पूर्णतः पराजित कर दिया था। ठीक, और अपने गद्दी पर बैठ गया था। तो अब औरंगजेब को चूंकि युद्ध लड़के आया था, उत्तराधिकार का वार ऑफ सक्सेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये युद्ध लड़के आया था और गद्दी पे बैठा था। तो इसके दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं तो युद्ध लड़के आया हूँ, जैसे शाहजहाँ के पुत्र या औरंगजेब अपने भाइयों से युद्ध लड़ा, ये कह सकते हैं। तो औरंगजेब को ये पता था कि हम लोग आपस में ही लड़के, मैं अपने भाइयों को ही मारकर राजा बना हूँ। तो ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र भी जो है आपस में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध लड़े। तो इसने क्या किया कि इसके 3 जीवित पुत्र थे। किसके? औरंगजेब के 3 जीवित पुत्र थे औरंगजेब के। तो उसने, औरंगजेब ने, अब इसको दिमाग में था कि भाई हम लोग अपने भाइयों से लड़े, मारे, काटे, फिर इसके बाद हम गद्दी पर बैठे। तो इसके दिमाग में था कि हाँ भाई, अब अगर मैं ऐसा कहीं कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे ये सब आपस में ना लड़ें, एरिया को ही बांट दूं कि हाँ मेरे मरने के बाद ये एरिया तुम ले लेना, ये एरिया तुम ले लेना, ये एरिया तुम ले लेना। तो क्या करता है, उसी बांटने के चक्कर में क्या करता है, अपना एक वसीयत लिखता है। एक मात्र शासक है मुगलों में जिसने वसीयत लिखी। कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब पहले ही वसीयत लिख देता है कि हाँ जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा ये, छोटा ये, उससे छोटा ये एरिया देखेंगे। वसीयत लिख के चला गया। लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी, वसीयत लिखने के बाद भी औरंगजेब के जीवित पुत्रों में क्या होता है, फिर उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। क्योंकि मुगल काल में बिना युद्ध से कोई राजा बनता ही नहीं था, चाहे वसीयत लिख दीजिए आप, चाहे कुछ भी कर डालिए। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं।
देखिए मैंने लिखा है ना कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। इसके 3 जीवित पुत्र थे। औरंगजेब के 3 जीवित पुत्र थे। तो औरंगजेब को मैंने बताया ना कि औरंगजेब को, चूंकि औरंगजेब खुद ही अपने भाइयों को मार काट के अपने पिता को करके आया था, तो इसको ये जानकारी थी कि अगर मैं वसीयत कर दूंगा तो हो सकता है मेरे पुत्र आपस में उत्तराधिकार के युद्ध न लड़ें, लेकिन उसके बाद भी उत्तराधिकार के लिए सब लड़ते हैं। वसीयत इसने लिखा औरंगजेब ने। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और मृत्यु के पहले ही औरंगजेब ने वसीयत लिख डाली थी कि 3 पुत्र थे, तीनों पुत्रों के नाम से। 3 पुत्र कौन कौन थे? 3 जीवित पुत्र, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसको आप याद करने चाहिए। तो MAK, मैक नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। औरंगजेब के पुत्रों को मैक नाम से याद कर सकते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। अब चूंकि औरंगजेब ने वसीयत लिखा था तीनों के नाम से, ठीक, लेकिन वसीयत को ये सब तीनों फॉलो नहीं करते हैं और फिर उत्तराधिकार के लिए सब युद्ध करते हैं। तो उसमें 2 युद्ध होता है। कैसे होता है उसको थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है ना मैप। देखिए यहाँ पे इस एरिया में, इस बीजापुर के आसपास वाली एरिया को औरंगजेब ने कामबख्श को डिप्यूट किया था वसीयत में, और ये आगरा और ये मालवा वाली एरिया ये सब ले होके औरंगजेब ने आजम को डिप्यूट किया था, वसीयत में लिखा था, और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुअज्जम को डिप्यूट किया था। ठीक, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये मुअज्जम क्या करता है कि पहले आजम को निपटाता है। जिस वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1707 में आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध होता है जिसको जजाऊ का युद्ध कहते हैं। जजाऊ का युद्ध आगरा में होता है। तो 1707 में तो मुअज्जम जो है आजम को निपटाता है 1707 में, और 1707 में 2 साल बाद 1709 में फिर मुअज्जम इनको भी निपटा देता है, तो कामबख्श को भी। तो मुअज्जम पहले आजम को निपटाता है, फिर मुअज्जम कामबख्श को निपटाता है। 1707 में आजम को निपटा देता है और 1709 में कामबख्श को निपटा देता है, और इन लोगों को निपटाकर मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर, यानी उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक का पढ़ेंगे। ठीक, फिर उत्तर मुगल काल में जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आज का क्लास हम लोग केवल बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय या जफर तक का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, तो अब इन सबको मारने के बाद मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए ना कि औरंगजेब ने वसीयत लिखी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम का आजम कामबख्श। 1707 में मुअज्जम ने आजम को निपटाया, जजाऊ के युद्ध में आगरा के पास हुआ। 1709 में मुअज्जम ने कामबख्श को निपटाया बीजापुर के युद्ध में। ठीक, एकमात्र शासक औरंगजेब था जिसने वसीयत लिखी। ठीक, और इस तरह से आप इसको दिमाग में रखेंगे। तो मैक करके आप याद कर लीजिएगा, इनके पुत्रों का नाम मैक करके। ठीक, अब कौन आ गया गद्दी पे? बहादुर शाह प्रथम आ गए। भाई मुअज्जम, या इनकी उपाधि बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे यही मुअज्जम। ठीक है, तो अब आइए हम किसको देखते हैं? मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम को देखते हैं। ठीक, तो बहादुर शाह प्रथम, क्या नाम था इनका? मुअज्जम। अब जान ही रहे हैं। उपाधि इन्होंने क्या क्या ली? शाह आलम प्रथम की उपाधि ली, साहेब बेखबर की उपाधि ली। ये सब उपाधियां हैं। शाह आलम प्रथम, साहेब बेखबर, सब उपाधियां हैं। अब किस नाम से बैठे गद्दी पर? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। मूल नाम तो इनका मुअज्जम था। ठीक, अच्छा, औरंगजेब की नीति के विपरीत इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। अच्छा, जब ये गद्दी पर बैठे बहादुर शाह प्रथम, तब उनकी उम्र 63 वर्ष की थी। अब आप सोचिए कि बहादुर शाह प्रथम की उम्र 63 वर्ष थी जब ये गद्दी पर बैठे। मैंने जब ये सब युद्ध करके बैठे जब ये गद्दी पर 63 वर्ष, तो अब ये बताइए कि 63 वर्ष की उम्र कोई जब बुढ़ा हो गया तो क्या बुढ़ा हो जाएगा तो क्या फिर वो मारपीट ये सब दिमाग में रखेगा?
तो किसकी कौन सी पॉलिसी अपनाएगा? जाहिर सी बात है कि मेल मिलाप की नीति अपनाएगा। भाई बूढ़ा हो जाने पे आदमी क्या करता है? मेल मिलाप ही, यही सब तो करता है। ये भी बूढ़ा हो गए थे, 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे, तो इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। ठीक, तो 63 वर्ष की उम्र थी जब ये गद्दी पर बैठे। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक आएंगे, उन सभी शासकों की किसके किसके प्रति हम पॉलिसियों को पढ़ेंगे। किसके किसके प्रति? उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक हैं, उन सभी शासकों की राजपूत के प्रति, मराठों के प्रति, ठीक, और सिखों के प्रति। जाट और बुंदेलों तो लगभग बहुत खास नहीं है जाट और बुंदेलों में, क्योंकि जाट और बुंदेलों में ये लोग मित्रता ही, ज़्यादातर उत्तर मुगल शासक मित्रता ही किए, बहुत ज़्यादा विद्रोह या दमन नहीं हुआ। तो सिखों, मराठों और राजपूतों के प्रति सभी उत्तर मुगल काल के शासकों की नीति थी। नहीं समझ में आया बात? ये भाई उत्तर मुगल काल में पहला शासक कौन है? बहादुर शाह प्रथम। ठीक, अब बहादुर शाह प्रथम, फिर इसके बाद कोई और शासक आएगा, फिर इसके बाद कोई और शासक आएगा। उन सभी शासकों की राजपूतों के प्रति नीति क्या थी? मराठों के प्रति नीति क्या थी? सिखों के प्रति नीति क्या थी? वही हम लोग पढ़ेंगे। सभी के प्रति नीति पढ़ेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? उत्तर मुगल शासकों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इनका देखिए, बहादुर शाह प्रथम की राजपूतों के प्रति क्या इनकी पॉलिसी थी। चूँकि ये बूढ़े हो ही गए थे, अब जान ही रहे हैं। तो हालांकि इनकी जो राजपूतों के प्रति जो नीति थी, इन्होंने कोशिश किया कि आमेर राजपूत और मारवाड़ के जो राजपूत थे, उस पर इन्होंने क्या किया, पहले बाकायदे अपनी सेना वना लेकर गए, बाकायदे एकदम पूरा कोशिश किए, चारों तरफ से घेर लिए। लेकिन जब देखे कि ज़्यादा प्रतिरोध हो रहा है, ज़्यादा विरोध हो रहा है, मामला अब बन नहीं पाएगा, तो क्या किए, वो वहीं से समझौता करके वापस हो लिए दोनों लोगों से। तो जैसे आमेर राजपूत को आप देखेंगे कि जय सिंह को हटाने की इन्होंने कोशिश किया। कौन? बहादुर शाह प्रथम। जय सिंह को सोच रहे थे कि जय सिंह को हटा के इनके भाई को बैठाएं। कौन सोच रहा था? बहादुर शाह प्रथम। लेकिन ये उसमें विफल हो गए, सफल नहीं हुए। तो फिर बाद में आमेर के राजपूत से इन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया बहादुर शाह प्रथम ने। फिर मारवाड़ के राजपूत अजीत सिंह को अपने अधीन करना चाहते थे। कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो उसको भी जो है इन्होंने कोशिश की इसको अधीन करने की, लेकिन कर नहीं पाया, सफल हो गए। तो फिर बाद में इनसे भी, मारवाड़ के राजपूत से भी बहादुर शाह प्रथम ने समझौता कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि मराठा, सिख, बुंदेलों एवं जाटों के प्रति नीति बहादुर शाह प्रथम की क्या थी। तो बुंदेल और जाटों के प्रति नीति तो एक तरह से कहिए मित्रता की थी। बहुत ज़्यादा वो न विरोध था, न प्रतिरोध था, न आपस में बहुत ज़्यादा, बस मेल मिलाप ठीक ठाक था बुंदेलों और जाटों के प्रति। लेकिन मराठा, सिख, राजपूत, इन तीनों के प्रति इन लोगों की नीतियाँ जो है, चाहे बहादुर शाह प्रथम हो, चाहे आगे के शासक हो, उसी को हम लोगों को देखना है, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है, वही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब जैसे मराठा, अब मराठा का मॉडर्न हिस्ट्री में लोग बताते हैं, लेकिन सारे मराठों का इतिहास मैं इसी में बताऊंगा, क्योंकि मराठे भी जो है ना, मराठों का उदय से लेकर पूरा हम लोग टोटल इसी उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर मुगल काल के ही शासक मराठों से ज़्यादा संबंधित हैं, ज़्यादा अटैच हैं। सारी कहानी इन्हीं लोगों की है, तो इसलिए मराठा को हम लोग यहीं पढ़ेंगे। तो मराठों के उदय से लेकर मराठों के अंत तक का इतिहास हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। सिखों की क्या स्थिति, सिखों का कुछ चीज़ मैं आपको, जैसे रणविजय सिंह का इतिहास, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊं, क्योंकि वो कनेक्ट है ज़्यादातर अंग्रेज़ों से, तो फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाएगा रणविजय सिंह का इतिहास। बाकी जो 10 गुरुओं का काल है, या इन उत्तर मुगल शासकों की सिखों के प्रति जो दमनकारी नीति थी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहीं पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, केवल सिखों में किसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे? रणविजय सिंह को, वो जाएंगे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है,
तो गुरु गोविंद सिंह, जैसे सिखों में आप देखेंगे तो गुरु, अब जैसे जैसे मैंने अभी बहादुर शाह प्रथम के राजपूतों के प्रतिनिधि बताया, तो जितने भी उत्तर मुगल शासक हैं उनकी नीति राजपूतों के प्रति पढ़ेंगे और उसमें कंटेमिनेशन क्या आया हर शासक में, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मराठा का तो टोटल 0 से ही पढ़ना है। सिखों में रणविजय सिंह हम लोग किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, शेष यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सिखों में क्या हुआ कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा तो उसमें 1707 में जब मर जाता है औरंगजेब, तो 8 से जो है, और 1708 में गुरु गोविंद सिंह भी की मृत्यु हो जाती है। तो सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, बंदा बहादुर के हाथ में चली जाती है सिखों के। तो बंदा बहादुर जो है झंडा संभालता है विद्रोह का। ठीक, तो 1708 से 1716 तक बंदा बहादुर के हाथ में सत्ता चली जाती सिखों की। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के बाद 1708 से लेकर 16 तक कौन है शासक, बंदा बहादुर है। तो सिखों का झंडा बुलंद किसने किया 1708 से 16 तक, बंदा बहादुर ने। बाद में फर्रुख सियर के काल में बंदा बहादुर को क्या कर दी जाती है, पकड़ के उसको फांसी दे दी जाती है फर्रुख सियर के काल में। फर्रुख सियर कौन है, इसी में उत्तर मुगल काल में ही एक शासक है फर्रुख सियर, अभी उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो रणजीत सिंह का काल, सिखों में रणजीत सिंह का काल वो मॉडर्न से करेक्ट है, लेकिन 10 गुरुओं का काल, सिखों में 10 गुरुओं का काल वो उत्तर मुगल शासकों से अटैच है, तो उसको हम यहीं पे पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं बांट के क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो जहाँ कनेक्ट है ना वहीं से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो याद नहीं करना पड़ेगा। अब 10 गुरुओं का काल मैं बता दूं वहाँ पे, जो कि कनेक्ट उत्तर मुगल शासकों से है, तो फिर वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में बता के क्या करूँगा आपको बताइए। मॉडर्न हिस्ट्री में रणविजय सिंह को मैं कनेक्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि उनका कनेक्शन उन अंग्रेज़ों से ज़्यादा है। हालांकि कनेक्शन बहुत था, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अंग्रेज़ों से ही थी रणविजय सिंह की। ठीक है, तो उसको हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक, सिखों के प्रति मुगलों की जो भी नीति है वो दमनकारी की नीति थी सिखों की प्रति। ठीक है, फाइनली जब बंदा बहादुर ही बनता है उसके बाद उसको फांसी उसी दी जाती है, वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बहादुर शाह की ये स्टोरी है। अब बहादुर शाह के आगे पुत्र आते हैं, इनके भी कई पुत्र रहते हैं, फिर उनमें भी जो है युद्ध होता है। तो आइए अब हम लोग बहादुर शाह के बाद के शासकों को देखते हैं। तो भाई बहादुर शाह प्रथम की 1712 में मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो इनके कुल 4 पुत्र रहते हैं। चारों पुत्रों में क्या होता है, संघर्ष होता है। चारों पुत्र आपस में उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ते हैं। तो कौन कौन वो 4 पुत्र हैं, पहला पुत्र कौन है, जहांदार शाह, ये जहांदार शाह पहला पुत्र है। दूसरा पुत्र कौन है, अजीम उस शान। तीसरा कौन है, रफ़ी उस शान। चौथा कौन है, जहान शाह। तो कुल 4 पुत्र रहते हैं। ठीक, अब इन चारों पुत्रों में राजगद्दी के लिए, उत्तराधिकार के लिए ये सब आपस में संघर्ष करते हैं। ठीक है, उन संघर्ष में जहांदार शाह जो है विजयी होता है, यानी जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन जहांदार शाह जो है सबसे कमजोर शासक था, इन चारों में सबसे कमजोर था, सबसे अयोग्य था। लेकिन ये जीत क्यों जाता है, ये जहांदार शाह क्यों जीत जाता है, क्योंकि इसको उस समय के सबसे शक्तिशाली अमीर या सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिलता है। और ये जुल्फिकार खां ईरानी गुट या शिया गुट से संबंधित थे। समझ में आई बात, क्या मैंने बताया कि बहादुर शाह प्रथम की 1712 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके जो 4 पुत्र रहते हैं आपस में संघर्ष करते हैं। उन संघर्ष में जहांदार शाह विजयी होता है। ठीक, लेकिन जहांदार शाह जो अयोग्य शासक था, विजयी तब क्यों हुआ, क्योंकि उस समय के सबसे शक्तिशाली अमीर या सामंत जुल्फिकार खां का इस जहांदार को समर्थन मिलता है।
जुल्फिकार खां कौन थे? ये ईरानी गुट या शिया गुट से संबंधित थे। गुट क्या है अभी मैं बताता हूँ, गुट बना क्यों ये भी मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक, तो कौन कौन, अच्छा इन चारों पुत्रों को याद कैसे करेंगे? जार्ज करके, जार्ज, जहांदार शाह, फिर इसके बाद अजीम उस शान, फिर रफ़ी उस शान, फिर जैसे जहान शाह, जार्ज करके आप ऐसे याद कर लेंगे। जैसे अभी मैंने बताया ना मैक, औरंगजेब के जो तीन जीवित पुत्र थे, मैक, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, तो इसी तरह मैक के बाद कौन? जार्ज। ठीक है, तो मैक, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर बहादुर शाह प्रथम, मैक जो मुअज्जम था वही बहादुर शाह प्रथम था, तो मैंने अभी बताया आपको। तो जहांदार शाह गद्दी पर बैठ जाता है। अच्छा, अब जहांदार शाह के बाद उसका भतीजा गद्दी पर बैठता है, कौन? फर्रुख सियर। देखिए मैं ये बनाया है ना, ये जहांदार शाह के बाद जहांदार शाह का पुत्र नहीं बैठता है, जहांदार शाह का भतीजा फर्रुख सियर बैठता है। फर्रुख सियर किसका पुत्र है? जहांदार शाह के भाई अजीम उस शान का पुत्र है। ठीक, अच्छा, फर्रुख सियर के बाद अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर बैठते हैं। फर्रुख सियर के बाद फर्रुख सियर का पुत्र नहीं बैठता है, फर्रुख सियर के बाद रफ़ी उस शान के पुत्र बैठते हैं। तो कौन? रफ़ी उद दर्जात बैठता है, उसके बाद रफ़ी उद दौला बैठता है। फिर रफ़ी उद दौला के बाद जहान शाह के पुत्र मोहम्मद शाह बैठते हैं। ठीक, फिर मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह बैठता है। फिर अहमद शाह के बाद इस जहांदार शाह का पुत्र बैठता है आलमगीर दुर्ती। बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा लिखा तो सब कुछ है किताबों में, लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं होगी। इसलिए मैंने इसको एकदम एलेबोरेट करके पढ़ा दिया आपको, एकदम टोटल अलग अलग करके। अब आपको समझ में आएगा कि जहांदार शाह के बाद कौन बैठा? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बाद कौन बैठा? रफ़ी उद दर्जात, फिर रफ़ी उद दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर दुर्ती। तो ये ऐसे ही क्रम है, यानी कि इन चार पुत्रों बैठते हैं पहले, फिर इन चारों पुत्रों के पुत्र बैठते हैं, एक क्रम वाइज। समझ में आई भाई? चार पुत्र मतलब जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, जहान शाह, तो इन्हीं के पुत्र बैठते हैं। देखिए भाई, जहांदार शाह बैठा, फिर इनका पुत्र फर्रुख सियर, फिर ये उद दर्जात, उद दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर दुर्ती। समझ में आई बात? तो अब देखिए, अभी ये सब ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही दिमाग, और इसी क्रम में मैं अभी बताऊंगा इतिहास भी। जहांदार शाह को उठाऊंगा, फिर फर्रुख सियर को उठाऊंगा, उद दर्जात, उद दौला, मोहम्मद शाह, ऐसे ही क्रम से ही पढ़ाऊँ, इसी क्रम से पढ़ाऊंगा इतिहास जो है, इसी क्रम से इन सब का इतिहास। ठीक है, तो भाई अभी जहांदार शाह बेचारे, इनको गद्दी पे बैठा दिया गया है। इनको बैठाने में सबसे अहम योगदान किसका था? उस समय के सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का। और जुल्फिकार खां कौन थे? ईरानी गुट या शिया गुट से संबंधित थे। अब आप एक चीज़, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये गुट बना क्यों, दिमाग में आना चाहिए ना कि भाई गुटबाजी क्यों हुई। भाई उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद गुटबाजी क्यों हुई? क्योंकि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई तो अब ये तो थे अयोग्य शासक जहांदार शाह, इन चारों में संघर्ष हुआ। तो जब कोई योग्य शासक मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो सब लोग सोच रहे थे कि मैं अपने संबंधी को बैठाऊं, जो मेरा मनपसंद है उसको बैठाऊं। कोई सोच रहा था मैं अपने मनपसंद को बैठाऊं। सब लोग अपने मनपसंद चाह रहे थे बैठाने के लिए, क्योंकि कोई योग्य शासक था नहीं कि जो सबको तलवार से किनारे कर दे, ऐसा कोई नहीं था। तो फिर क्या होगी? गुटबाजी होगी। तो उत्तर मुगल काल में जब शासक अयोग्य या कमजोर होता है तो जो उस राज्य के जो स्टेट, जैसे छोटे छोटे जो प्रांत होते हैं, उन प्रांतों के, फिर राजा के सेनापति, इन सब का जो महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। कैसी महत्वाकांक्षा? कि ये सब चाहते हैं कि मेरा आदमी बैठे, जब मेरा आदमी बैठेगा तो मुझे वजीर बना देगा, और जो मेरे चेले चपाड़े हैं उनको भी कहीं कहीं कोई कोई पद दे देगा। समझ रहे हैं बात? इसलिए गुटबाजी हो जाती है।
और उस गुट में सबसे मजबूत गुट उस समय कौन का था? ईरानी गुट का था, सबसे मजबूत गुट। तो उत्तर मुगल काल में जब शासक कमजोर हो जाते हैं या अयोग्य हो जाते हैं, तो तब सामंत या राजा के जो आसपास के लोग हैं या सेनापति की जो महत्वाकांक्षा होती है वो क्या होती है? जाग जाती है महत्वाकांक्षा। क्या महत्वाकांक्षा जाग जाती है? कि ये सब सोचते हैं कि यदि हम लोग अपने मनपसंद या अपने समर्थन वाले को राजा बना देंगे, तो जब वो राजा बन जाएगा तो हम लोगों को वजीर बना देगा, और फिर जो मेरे चेले चपाड़े रहेंगे उनको भी जो है कोई न कोई पद मिल ही जाएगा। तो ये सब, तो इसी चक्कर में गुटबाजी होने लगती है। ठीक, तो कई गुट बनते हैं। उसी गुट में एक गुट था, कौन सा था? ईरानी गुट या शिया गुट। ये उस समय का सबसे मजबूत गुट था, इसलिए जुल्फिकार खां इसी गुट से संबंधित थे और जहांदार शाह को इन्होंने क्या किया? विजय दिलाई। ठीक, तो अब आइए थोड़ा सा एक गुटों को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये गुट क्या है। देखिए, ईरानी गुट जुल्फिकार खां, हिंदुस्तानी गुट सैयद बंधु, तुरानी गुट, ये सब है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब इसमें ईरानी गुट में आप देखिए जुल्फिकार खां हैं, तो इन्होंने किसको बैठाया? क्योंकि उस समय का सबसे शक्तिशाली गुट कौन था? ईरानी गुट था। गुट क्यों बना ये भी मैंने बताया कि जब उत्तर मुगल काल में जब शासक क्या हो जाते हैं? अयोग्य हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तो क्या होता है? जो प्रांतों के जो सेनापति हैं, जो राजा के आसपास के लोग हैं, ये सब लोग सोचेंगे कि हम लोग अपना राजा बनाया जाए, अपने मनपसंद वाला, अपने संबंधी का राजा बनाया जाए। अगर मेरे संबंध का राजा बनेगा तो मुझे वजीर बना देगा, और जो मेरे चेल चपड़ उनको भी कोई न कोई पद मिल ही जाएगा। तो इसीलिए गुटबाजी हो गई। उसी गुटबाजी में 4 गुट बन गए, ये 4 गुट। और सबसे मजबूत गुट कौन था? ईरानी गुट या जुल्फिकार खां का गुट। इसीलिए जुल्फिकार खां के द्वारा बनाया जाता है, ईरानी गुट के द्वारा ही जहांदार शाह को बनाया जाता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, ईरानी गुट या जुल्फिकार खां, मतलब इसी ईरानी गुट में कौन था? जुल्फिकार खां थे। ठीक, तो इन्होंने जहांदार शाह को बनाया, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। अब बड़ा ही इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा अब अच्छे से। जहांदार शाह प्रथम अयोग्य मैंने लिखा है, जहांदार शाह प्रथम अयोग्य। इसका क्या मतलब है कि जहांदार शाह प्रथम अयोग्य? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भज सब, ये मैंने लिखा है ना BH, ये भज सब लिखा है। तो ये जो बी है, औरंगजेब के बाद, औरंगजेब तक क्या रहता है? मुगल काल रहता है। ठीक, यहाँ तक मुगल काल है। औरंगजेब के बाद क्या आता है? पहला शासक कौन होता है उत्तर मुगल काल का? बहादुर शाह प्रथम। और उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक कौन होता है? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो बहादुर शाह प्रथम बैठता है, किसके बाद? औरंगजेब के बाद। ठीक, तो इसी बहादुर शाह प्रथम के बारे में एक इतिहासकार हैं, बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इसी बहादुर शाह प्रथम के बारे में क्या कहते हैं कि यह मुगलों में अंतिम सम्राट था। ऐसा अंतिम सम्राट था ये कि जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। बात समझ में आई? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है, और इसके बारे में कहा जाता है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ये मुगलों का ऐसा अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक, तो भाई अब ये अच्छे शब्द इसके बारे में कहे जा सकते हैं। आगे जहांदार शाह है, तो प्रथम, तो ये योग्य हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत योग्य है। तो प्रथम अयोग्य कौन होगा? जो बहादुर शाह प्रथम के बाद आएगा, जहांदार शाह। तो प्रथम अयोग्य शासक इसीलिए जहांदार शाह है। इसको मत टिक लगा दीजिएगा बहादुर शाह प्रथम को, क्योंकि इसको कहा जाता है कि मुगलों में ऐसा सम्राट था कि अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे। तो ये अच्छा है, तो खराब कौन होगा? इसके आगे वाला। तो अयोग्य, खराब मतलब यही अयोग्य शासक। तो जहांदार शाह प्रथम अयोग्य शासक था। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ईरानी गुट में जुल्फिकार खां थे, इन्होंने जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया। ठीक, आगे चल के धीरे 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 धीरे
हिंदुस्तानी गुट मजबूत होने लगता है। और जब हिंदुस्तानी गुट मजबूत होने लगता है तो फिर हिंदुस्तानी गुट जो है ईरानी गुट मतलब जहांदार शाह को हटा के फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो फर्रुखसियर कब बैठता है? 1713 में। अच्छा, हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु रहते हैं। सैयद बंधु में दो लोग हैं, एक अब्दुल्ला खां है और दूसरा हुसैन अली है। हुसैन अली खां है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक, ये दो लोग रहते हैं सैयद बंधुओं में। यही सैयद बंधु लोग क्या करते हैं, जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाते हैं। फर्रुखसियर बैठता है गद्दी पर 1713 में, और 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर रहता है। फिर उसके बाद किसको बैठाते हैं ये सैयद बंधु? रफ़ी उद दर्जात को। फिर उसके बाद किसको बैठाते हैं? रफ़ी उद दौला को। फिर उसके बाद किसको बैठाते हैं? मोहम्मद शाह को। तो कुल 4 राजाओं को ये सैयद बंधु राजा बनाते हैं। इसीलिए 4 राजाओं को ये सैयद बंधु राजा बनाते हैं। इसीलिए सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? किंग मेकर, राजा बनाने वाले। ठीक, अब देखिए, अब ये 4 के बाद कौन शासक बन रहा है? मोहम्मद शाह। यानी मोहम्मद, इसका मतलब यही हुआ कि अंतिम शासक सैयद बंधुओं द्वारा अंतिम शासक कौन बनाया गया था? मोहम्मद शाह। यानी कि अब इसके बाद सैयद बंधुओं का क्या हो जाएगा? काम सैयद बंधु बना नहीं पाएंगे राजा, यानी कि सैयद बंधुओं का पतन हो जाएगा। किसके काल से? मोहम्मद शाह के काल से ही सैयद बंधुओं का पतन होना चालू हो जाएगा या पतन हो जाएगा। तो फिर आगे तुरानी गुट आता है, उसमें मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक रहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और है। जैसे फर्रुखसियर 1713 में बैठे, ठीक, अब 1719 में 19 तक रहे ये, तो 19 के बाद ये लोग आएंगे। ठीक, तो 19 में ही होता है ये सभी शासक 19 में ही 1719 में ही बैठते हैं। कैसे? 1719 में रफ़ी उद दर्जात बैठते हैं, फिर इनको टीबी हो जाती है। जब टीबी हो जाती है मर जाते हैं। तो फिर इसके बाद फिर 1719 में फिर इन्हीं को बैठा जाता है। रफ़ी उद दौला, इनको पेचिश हो जाते, पेचिश पड़ने, पेचिश से मर जाते हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह को ये सब बैठाते हैं सैयद बंधु। और फिर मोहम्मद शाह के बाद धीरे धीरे तुरानी गुट मजबूत होने लगता है, या सैयद बंधुओं द्वारा बनाया गया है। मोहम्मद शाह ये अंतिम शासक था, सैयद बंधुओं द्वारा बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अब जो है मोहम्मद शाह के बाद या मोहम्मद शाह के समय से ही सैयद बंधुओं का पतन होना या पतन हो जाता है। तो यानी कि हिंदुस्तानी गुट या सैयद बंधुओं द्वारा जो बनाया गया, आगे तुरानी गुट आएगा। इनका पतन होगा तो आगे कौन सा आएगा? तुरानी गुट आएगा। ठीक है, तो अब तुरानी गुट में देखिए मोहम्मद अमीन खां और निजामुल मुल्क आसफ जा। आगे आसफ जा भी आप लिख सकते हैं, निजामुल मुल्क आसफ जा, 2 लोग रहते हैं। मोहम्मद अमीन खां, निजामुल मुल्क आसफ जा। ये निजामुल मुल्क आसफ जा वही है जो किस राज्य की नींव रखता है? हैदराबाद की। हैदराबाद की नींव कौन रखता है? यही निजामुल मुल्क आसफ जा रखता है। तो अब निजामुल मुल्क आसफ जा मोहम्मद शाह को ये सब 1719 से लेकर 1748 तक ये मोहम्मद शाह रहता। अच्छा, इसी मोहम्मद शाह के समय ही बहुत से धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य बनने लगते हैं, जैसे हैदराबाद, अवध, ये सब स्वतंत्र होने लगते हैं। और इसी समय नादिर शाह का आक्रमण भी होता है, और इसी के समय मराठी दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। अभी मैं आगे सब बताऊंगा, सब एक क्रम वाइज बताऊंगा। तो मोहम्मद शाह के समय ही बहुत से स्वतंत्र राज्य बनने लगते हैं। उस स्वतंत्र राज्यों में जैसे हैदराबाद मान लीजिए, अवध मान लीजिए, अवध था, हैदराबाद था। ठीक, और इसी मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण भी होता है। इसी मोहम्मद शाह के समय ही मराठी जो है दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो इस मोहम्मद शाह, क्योंकि इसको देखिए ना, शासन इसका लंबा है, 1719 से 1748 तक है। ठीक, तो इसमें अब एक अफगानी गुट भी है, अली मोहम्मद खां बख्श हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है कि हाँ ये भी एक गुट था। महत्वपूर्ण यही तीनों हैं। ईरानी गुट जिसमें जुल्फ़िकार खां, इन्होंने किसको बैठाया? जहांदार शाह को। अब जहांदार शाह के बाद कौन होता है? फर्रुखसियर, फिर रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह। इन चारों को कौन बैठाता है? सैयद बंधु। सैयद बंधु में कौन रहते हैं? अब्दुल्ला खां और
हुसैन अली, 2 लोग रहते हैं। ठीक, अंतिम शासक कौन रहता है? मोहम्मद शाह। इन सैयद बंधुओं द्वारा बैठाया गया अंतिम शासक कौन रहता है? मोहम्मद शाह। इसी मोहम्मद शाह के समय सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है। फिर ये मोहम्मद शाह तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट के बाद तुरानी गुट मजबूत हो जाता है। तुरानी गुट में ये 2 लोग रहते हैं, मोहम्मद शाह रहता है। फिर मोहम्मद शाह के समय कई घटनाएं घटती हैं। ठीक है, अफगानी गुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद ये कहानी है। ठीक, अब देखिए ये गुट बन गया, जहांदार शाह गद्दी पर बैठ गए, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा जहांदार शाह के बारे में देख लेते हैं। जहांदार शाह 1712 से 1713। ठीक, तो प्रथम अयोग्य शासक, जहांदार शाह प्रथम अयोग्य शासक उत्तर मुगल काल में। मैंने बताया आपको कि जहांदार शाह जो था, अभी मैंने आपको बताया ना कि BHAJSAB, तो ये औरंगजेब के बाद, औरंगजेब है ये, बहादुर शाह प्रथम आता है औरंगजेब के बाद। तो बहादुर शाह प्रथम एक इतिहासकार हैं। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं कि यही एक ऐसा शासक था उत्तर मुगल काल का, या मुगल बादशाहों में एक ऐसा शासक था, अंतिम शासक था, जिसके बारे में कुछ सही चीज़ कहा जा सकता है, कुछ सही बातें कही जा, कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। बहादुर शाह प्रथम, तो इसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। तो अयोग्य तब कौन होगा? कौन होगा? ये जहांदार शाह, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के बाद आता है जहांदार शाह। तो बहादुर शाह प्रथम अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा शासक था। मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम शासक ऐसा शासक था कि जिसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छी बातें कही जा सकती थी। तो उसके बाद आ जाता है जहांदार शाह, जो कि प्रथम अयोग्य हो जाएगा। क्या प्रथम तो शासक यही है उत्तर मुगल काल का, लेकिन ये योग्य एक तरह से कहिए। ठीक, ये अयोग्य हो जाएगा, इसलिए प्रथम अयोग्य कौन होगा? जहांदार शाह आगे का। ठीक, तो प्रथम अयोग्य शासक उत्तर मुगल काल, इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, इसने जजिया समाप्त किया। अच्छा, जजिया समाप्त करना फिर लगा देना, इसका क्या कारण भाई जजिया समाप्त अगर किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो सैयद बंधुओं ने भी जजिया समाप्त करवाया था। किस चक्कर में लोग जजिया समाप्त करते थे? मराठों को, फिर सिखों को, इन सबको मिलाने के लिए, इन सबको एक होड़ लगी हुई थी कि राजपूतों को कौन मिला लेगा, मराठों को कौन मिला, एक होड़ थी। उसी होड़ के चक्कर में जजिया को ये लोग समाप्त करते थे। तो जैसे सैयद बंधुओं ने भी मराठों और राजपूतों को मिलाने के चक्कर में जजिया समाप्त करवाया। ठीक है, तो जजिया समाप्त करने के यही कारण था कि एक मिला लिया जाए कि राजपूतों को कौन मिला ले रहा है, कौन मराठों को मिला ले रहा है। इसी कारण से ये जजिया समाप्त किया। और अंततः जजिया किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला के समय अंततः जजिया समाप्त हुआ। जजिया का पूरा इतिहास मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जाके जजिया वाला देखिएगा उसमें। अच्छा, अब देखिए जहांदार शाह की राजपूतों के प्रति क्या नीति थी। अभी मैंने इसके बारे में बताया ना, बहादुर शाह प्रथम के बारे में भी मैंने बताया कि बहादुर शाह प्रथम की राजपूतों के प्रति क्या नीति थी। ठीक, फिर इसके बाद किसका? जहांदार के समय राजपूतों के प्रति क्या नीति थी जहांदार शाह की। जैसे आमिर राजपूत की देखिए आप, तो आमिर राजपूत क्या था कि इसने क्या किया? जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मारवाड़ के राजपूत अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, और मालवा की सूबेदारी जय सिंह को मिली और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली। अच्छा, बात ये थी ना कि जैसे ये मालवा की जो सूबेदारी थी, अजय गुजरात की सूबेदारी, ये दोनों लोग अजीत सिंह और जय सिंह बहादुर शाह प्रथम के समय से ही ये लोग मांग कर रहे थे। अजीत सिंह कह रहे थे कि मुझे गुजरात की सूबेदारी दे दीजिए, और जय सिंह कह रहे थे कि मुझे मालवा की सूबेदारी दे दीजिए। ये बहादुर शाह प्रथम के समय से ही इन लोगों की मांग थी, लेकिन उसको पूरा कौन करेगा? जहांदार शाह।
ठीक है। तो जहांदार शाह जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि और मालवा की सूबेदारी देता है, और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी देता है। तो यही पे मैंने समझाया है कि ये देखिए मालवा है, ये गुजरात है, तो अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिल जाती है और मालवा की जय सिंह को सूबेदारी मिल जाती है। ठीक। जहांदार शाह ने एक लाल कुंवर नामक गणिका, लाल कुंवर, इसका क्या नाम था, लाल कुंवर नामक गणिका पर बहुत आसक्त थे, मतलब बहुत फिदा थे एक तरह से कहिए, जैसे आप किसी पे फिदा होते होंगे, इसी तरह जहांदार शाह भी लाल कुंवर नामक गणिका पे एकदम आसक्त था। तो अब जान ही रहे हैं कि जब एकदम आसक्त हो जाएगा तो इसका भी, लाल कुंवर का भी प्रशासन में बोलबाला होने लगेगा, क्योंकि जो राजा है वही एकदम इन पे आसक्त है, तो इसका भी क्या होगा, प्रशासन में बोलबाला एकदम, जैसे नूरजहां का जहांगीर के समय बोलबाला था, उसी तरह से जहांदार, लाल कुंवर नामक गणिका का जहांदार के समय बोलबाला था प्रशासन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसी तरह से जैसे राजपूतों के प्रति नीति, अभी मैंने आपको बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताया कि राजपूतों के प्रति उसकी क्या नीति थी, वो आमेर और मारवाड़ को मिलाना चाहता था लेकिन मिला नहीं पाया। ठीक। फिर आगे देखिए इनकी जहांदार शाह की ये क्या कर रहे हैं, जय सिंह को उपाधि दे रहे हैं, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दे रहे हैं, प्लस इन लोगों को सूबेदारी भी दे रहे हैं। ठीक। आगे फर्रुख सियर के समय राजपूतों की क्या नीति थी, फर्रुख सियर राजपूतों के प्रति क्या नीति थी फर्रुख सियर की, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यही है जहांदार शाह, यही है। अब देखिए जहांदार शाह को किसने बैठाया था, कौन सा गुट था, अभी मैंने बताया आपको, भूल गए लग रहा है आप, कौन सा गुट था, जहांदार शाह को कौन सा गुट बैठाया था, ईरानी गुट, कौन सा गुट, कौन था, फिर वीडियो पॉज करके सोचिएगा। ठीक। तो अब आगे सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट जो है हटाकर, इनको जहांदार शाह को हटाकर लास्ट में किसको पर, फर्रुख सियर को बैठाएंगे सर, सैयद बंधु। तो 1719 का, ये जो 1719 का काल है, आप इसमें देखेंगे चार राजाओं का काल है 1719 में। कैसे, देखिए 1719 में सबसे पहले फर्रुख सियर बैठता है। ठीक। उसके बाद कौन आता है, रफ़ी-उद-दरजात आता है, फिर रफ़ी-उद-दौला आता है, फिर मोहम्मद शाह आता है। इन चारों राजाओं को कौन बैठाया है, सैयद बंधु या हिंदुस्तानी गुट। ठीक है, तो ये जो सैयद बंधु थे इन चार राजाओं को बैठाते हैं, सैयद बंधु इन्हीं लोगों की देन थी। और अंत में जो मोहम्मद शाह था 1719 से 48 तक था, तो 1719 में सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है और फिर इसके बाद आगे का गुट, तुरानी गुट हावी हो जाता है। तो जहांदार शाह का भतीजा था फर्रुख सियर, मैंने बताया आपको, और सैयद बंधुओं की मदद से राजा बना फर्रुख सियर, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब इसकी राजपूतों के प्रति क्या नीति थी फर्रुख सियर की, इसको देखना है। जैसे आमेर राजपूत, तो जय सिंह को सवाई की उपाधि देता है फर्रुख सियर। इसके बाद मारवाड़ राजपूत में अजीत सिंह ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से कर दिया। क्यों, ये सैयद बंधु जो थे ना, ये इन राजपूतों या इनके राजकुमारों को तमाम जो है सूबेदारी और तमाम पदों पे ये लोग इन लोगों को बैठाए थे, सैयद बंधु। किससे कहकर, फर्रुख सियर से कहकर, कि राजपूतों के राजकुमारों को कुछ सूबेदारी दे दो जो है उनको, और जो बचे हुए हैं उनको कुछ पद दे दो। क्यों, राजपूतों को मिलाने के लिए। तो सैयद बंधुओं के रिक्वेस्ट पर अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से कर दिया। ठीक। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सैयद बंधु क्या कर रहे हैं, राजपूतों को मिलाने के लिए ये सब शादी विवाह, ये तमाम उपाधि दिलवा रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, बंदा बहादुर को फांसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदा बहादुर को फांसी, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद जो सिखों का जो नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथ में आ गया, और बंदा बहादुर ने पूरा विद्रोह का झंडा एकदम बुलंद किया। किसके समय, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। बाद में फर्रुख सियर इनको पकड़ के क्या कर देता है, फांसी दे देता है।
ठीक है। और ये चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शाही फरमान 1717 का शाही फरमान ब्रिटिशों को फर्रुखसियर ने दिया। तो 1717 का शाही फरमान फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों को दिया। क्या था ये? इसको अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा बहुत ही व्यापक रियायतें फर्रुखसियर ने दिल्ली मुंबई में, फिर इसके बाद बम्बई में, मुंबई फिर मतलब कई जगह व्यापारिक रियायतें दी फर्रुखसियर ने, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसको मैग्ना कार्टा कहा। इसके बारे में डिस्कस हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल करेंगे कि ये शाही फरमान है क्या, क्यों दिया, क्या कारण था, सारी चीज़ों के बारे में। हम अभी बस इतना जानिए कि ये बहुत ही व्यापक रियायत फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को दे दिया था, बहुत ही व्यापक, ठीक है, ब्रिटिशों को। इसीलिए ब्रिटिशों ने इसको क्या कहा, 1717 का मैग्ना कार्टा, ठीक है। अच्छा, मराठों के प्रति फर्रुखसियर के, देखो मराठों के प्रति नीति, राजपूतों की प्रतिनीति ये थी, मराठों की प्रतिनीति क्या थी इसको थोड़ा समझिए। जैसे सैयद बंधुओं ने क्या किया, सैयद बंधु थे, ठीक। अब इनकी मराठों में यहाँ पे थे सैयद बंधु दिल्ली में, ठीक। सैयद बंधु में कौन कौन थे? दो लोग थे। तो पहले सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया, ठीक। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होना कि दो आपस में खटपट हो गई, फर्रुखसियर में और सैयद बंधुओं में किसी कारण से लेकर। फिर वो दोनों जो है, मैंने सैयद बंधु और फर्रुखसियर एक दूसरे को एकदम देखना नहीं चाहते थे, इतनी दुश्मनी बढ़ गई, जो कि सैयद बंधु ने ही फर्रुखसियर को बैठाया था, लेकिन आगे चल के दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो अब फर्रुखसियर के दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि इन सैयद बंधु में दो लोग थे, उसके दिमाग में आया कि क्या करते हैं कि एक दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों भाइयों को अलग अलग करते हैं, दोनों को दूर दूर करते हैं और प्लान बनाते हैं और दोनों को अलग अलग करके निपटा देते हैं। ये फर्रुखसियर के दिमाग में आया। तो क्या किया फर्रुखसियर ने, अब दिल्ली में यहाँ सैयद बंधु हैं, तो फर्रुखसियर ने क्या किया कि जो हुसैन अली था उसको कहाँ भेजा, दक्षिण, कि तुम भाई दक्षिण चले जाओ, सेनापति बना के, मुख्य सेनापति बना के हुसैन अली को दक्षिण भेज दिया फर्रुखसियर। और वहाँ पे जो मुगल सूबेदार थे और जो मराठे थे, इन सब से कहा कि ये जाता है बस यहीं इसको निपटा देना। बाकी अब ये बेचारे यहाँ अकेले हो गए, कौन, अब्दुल्ला खां। अब यहाँ दिल्ली में अब्दुल्ला खां अकेले हो गए और इधर जो है इसको भेज दिए, हुसैन अली को दक्षिण भेज दिया गया। अब दोनों लोग अलग अलग हो गए। दक्षिण में बोल दिया दक्षिण के सूबेदारों से, मुगल सूबेदारों से, कि ये जाता है वहाँ पर, वहीं पे इसको निपटा देना, और यहाँ पे मैं दिल्ली में इसको निपटा दूंगा। किसको? इसको, अब्दुल्ला खां को। ऐसा प्लान बनाया फर्रुखसियर ने, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि जब फर्रुखसियर ने ये प्लान बना लिया तो जो हुसैन अली था ना, कहीं से इसको खबर मिली, किसको, अब्दुल्ला खां को। अब्दुल्ला खां को कहीं से खबर मिली तो अब्दुल्ला खां ने सूचना भिजवाया इसको, हुसैन अली को दिल्ली दक्षिण में सूचना भिजवाया कि ऐसा है भाई कि मैं तो बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ। अब्दुल्ला खां ने कहा कि मैं तो दिल्ली में बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, कुछ करो, हुसैन अली से कहा। तो हुसैन अली ने क्या किया कि जो यहाँ पे जो मराठे थे, मराठों में जो साहू थे, साहू से एक संधि कर ली। जो बालाजी विश्वनाथ था और ये साहू का एक पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, इनसे एक संधि कर ली हुसैन अली। संधि में क्या कहा कि ऐसा है कि मैं आपको जो है, हुसैन अली ने कहा कि मुझे घुड़सवार चाहिए, सैनिक चाहिए, और उसके बदले में मैं आपको दक्षिण का जो है चौथ हो, जो सरगना फरगना, जो भी ढेर सारी रियायतें मैं दूंगा आपको, बस आप मुझे घुड़सवारों में मदद कर दिए। अब साहू की भी आवश्यकता थी, क्योंकि साहू के माता पिता जो है दिल्ली में कैद थे, और साहू के लिए चैलेंज बने हुए थे संभाजी, तो साहू को भी आवश्यकता थी। तो हुसैन अली और साहू में क्या होता है,
संधि हो जाती है। हुसैन अली कहता है कि मैं तुमको तमाम रियायतें दूंगा दक्षिण में, दक्कन का चौथ सारा सब कुछ दे दूंगा, बस तुम मुझे क्या करो कि ये सब घुड़सवारें और सब सारी चीज़ मदद करो मुझे। शाहू को भाई आवश्यकता थी कि शाहू के माता पिता दिल्ली में कैद थे और शाहू को भी तमाम सोच रहा था कि राजस्व मिले, तमाम चीज़ मिले। दोनों में संधि हो गई, और जब संधि हो गई तो फिर इसके बाद ये जो हुसैन अली है उसी संधि पत्र को लेकर दिल्ली जाता है और फर्रुख सियर से कहता है कि इस पर साइन करो। फर्रुख सियर मना कर देता है। फिर 2 घंटा हाली हाली उनको एकदम तुरंत फिर उनको फर्रुख सियर को वही लगले क्या करता है, निपटा देता है। और जब निपटा देता है तो फिर अगले शासक को सब बैठा देते हैं, किसको, रफ़ी-उद-दरजात को बैठा देते हैं। समझ में आई बात। हालांकि इसके बारे में जो मराठों के प्रतिनिधि, जब मराठा मैं बताऊंगा तो सारा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही जानिए कि फर्रुख सियर को सैयद बंधुओं ने दिल्ली में बैठाया गद्दी पर। अब बाद में कुछ कारण से फर्रुख सियर और सैयद बंधुओं में खटपट हो गई। अब फर्रुख सियर के दिमाग में आया कि सैयद बंधुओं को निपटा देते हैं, सारे सब टेंशन बने हुए हैं। तो इसने सोचा कि एक को दक्षिण भेज देते हैं, एक को दिल्ली में रहते, दोनों को अलग अलग करके निपटा देते हैं। तो हुसैन अली को दक्षिण भेज दिया और इनको जो है अब्दुल्ला खां को अपने साथ दिल्ली में रख लिया। और जब हुसैन अली दक्षिण चले गए तो अब्दुल्ला खां को कहीं से सूचना मिली कि अब्दुल्ला खान ने कि हम लोगों को निपटाने वाला है फर्रुख सियर। तो अब्दुल्ला खान ने तुरंत सूचना भिजवाई हुसैन अली को कि भाई ऐसा है, कुछ करो, मुझे एकदम मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे निपटाने वाला है हुसैन अली को। तो हुसैन अली क्या करता है कि जो वहाँ दक्षिण में जो साहू रहता है उसी साहू से या बालाजी विश्वनाथ उसके सेनापति एक तरह से कले उनसे क्या करता है, संधि करता है। और संधि में यही करता है कि मैं तुम्हें, हुसैन अली कहता है मैं तुम्हें तमाम चीज़ें दूंगा, व्यापारी की रियायतें या तमाम चीज़ें, बस तुम मुझे घुड़सवार और सैनिक वैनिक दो। संधि होती है, फिर इनके माता पिता को भी छोड़ देता है, दिल्ली में कैद किया जाता है। फिर संधि होकर सब जाते हैं कहाँ, हुसैन अली जाता है दिल्ली, कहता है फर्रुख सियर से लो इस पे भाई साइन करो। फर्रुख सियर साइन करने से मना कर देता है और इसके बाद इनको क्या करता है, मना करते हैं फर्रुख सियर, तो हुसैन अली इनको निपटा देता है। फिर शासक किसको बैठाता है, रफ़ी-उद-दरजात को बैठा देता है गद्दी पे। तो यही कहानी है। तो यही है, जहांदार शाह का भतीजा है, सैयद बंधुओं की मदद से राजा बना, राजपूतों के प्रतिनिधि, मराठों के प्रतिनिधि, यही सब है। ठीक है, तो अब अगला शासक कौन आने वाला है, रफ़ी-उद-दरजात। तो आइए अब हम लोग रफ़ी-उद-दरजात को देख लेते हैं। रफ़ी-उद-दरजात 1719, रफ़ी-उद-दौला 1719। अभी देखिए मैं 1719 ही मतलब केवल वर्ष ही लिखा हूँ, मंथ नहीं लिखा हूँ, क्योंकि 1719 में जो सैयद बंधु थे ये 4 राजा बनाते हैं 1719 में ही, यानी 1719 4 राजाओं का काल था। तो मंथ मत याद करिएगा, महीना मत याद करने लगेगा। ये 1719 लिखने का यही है कि 1719 में 4 राजा बनते हैं शासक। ठीक है, तो रफ़ी-उद-दरजात को देखते हैं। सैयद बंधुओं द्वारा इनको राजा बनाया गया, जैसा कि मैंने बताया। सबसे कम शासन यानी कि सबसे न्यूनतम शासन इनका है रफ़ी-उद-दरजात का है। अच्छा, मृत्यु इनकी हो गई। अच्छा, मृत्यु मैंने बताया टीबी पेचिश, तो अभी सब लिखने मत लगिएगा, इनकी मृत्यु टीबी से हुई थी, इनकी मृत्यु पेचिश से हुई थी। तो टीबी और पेचिश मत लिखने लगिएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक। अच्छा, रफ़ी-उद-दौला, ये इनका भी टाइम पीरियड 1719 है। मंथ मत याद करिएगा, ये 1719 इसलिए मैंने लिखा है कि 1719 में ही 4 राजाओं का काल है। कौन बनाते हैं, सैयद बंधु बनाते हैं। ठीक है, फर्रुख सियर, फिर फर्रुख सियर के बाद रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला। ठीक है, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह, ये भी 1719 में आ जाते हैं, इसलिए मैंने 1719 लिखा है। अच्छा, रफ़ी-उद-दौला 1719, सैयद बंधुओं द्वारा इनको भी बनाया जाता है। शाहजहां दुर्ती के नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े अफीमची थे, इनकी मृत्यु अफीम से हो गई, मतलब एक तरह से कहिए
पेचिश से हुई इनकी मृत्यु। ठीक, अच्छा, द्वितीय नंबर पर न्यूनतम शासन, माने रफ़ीउद्दौला का सबसे न्यूनतम, रफ़ीउद्दर्जात का दूसरे नंबर पर न्यूनतम, रफ़ीउद्दौला का। ठीक, अब भाई रफ़ीउद्दर्जात हो गए, रफ़ीउद्दौला हो गए, अब कौन आएगा? रंगीला भाई साहब आएंगे। क्या नाम उनका है? मोहम्मद शाह, या इनका बचपन का नाम क्या था? रोशन अख्तर। इनकी उपाधि क्या थी? रंगीला। टाइम पीरियड देखिए 1719 से 1748, एक लंबा टाइम पीरियड है, 1719 से 1748। अच्छा, रंगीला नाम सुन के आप भी रंगीला किसी अपने फ्रेंड व्रेंड को कहते ही होंगे कि रंगीला रंगीला। यहाँ रंगीला से मतलब ये है कि ये इनके दरबार में ना, इनके दरबार में कहिए आपकी नर्तक, नर्तकी, संगीत, ये सारी चीज़ें, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, ये सब चलता रहता था। तो ये रंगीले टाइप के थे, इसलिए इनको रंगीला कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, इनके समय इनका शासन देखिए ना, बहुत लंबा शासन है, 19 से लेकर 48 तक है। तो कई प्रांतों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा इन्हीं के शासन काल में, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में कई प्रांत अपने आप को स्वायत्त घोषित कर देते हैं। जैसे हैदराबाद, देखिए हैदराबाद, निजामुल मुल्क क्या कर देता है? स्वतंत्रता घोषित कर देता है। अवध, शहादत खां, अवध भी अपने आप को स्वतंत्र, शहादत खां। ये अवध जो है, ये मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा सारा डिटेल बताऊंगा कि शहादत खां से क्या क्या कैसे कैसे स्टोरी कनेक्ट है, वो वहीं पे रिलेवेंट है, यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सैयद बंधुओं का पतन तुरानी गुट आ जाता है। अच्छा, सैयद बंधुओं का देखिए पतन हो जाता है मोहम्मद शाह के समय। क्यों? क्योंकि अब जो है तुरानी गुट मजबूत होने लगता है, तो सैयद बंधुओं का यानी ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट का पतन हो जाता है। ठीक, उर्दू को राजकीय संरक्षण, यानी अर्थात उर्दू का सबसे ज़्यादा विकास इन्हीं के काल में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ। ठीक है, अच्छा, 1737 में बाजीराव प्रथम का आक्रमण होता है और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। अच्छा, बाजीराव प्रथम इन्हीं के समय जो है लगभग ईमान के 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली तक पहुंच गए थे, ये बाजीराव प्रथम। अभी आगे मैं इनका जिक्र करूंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा बाजीराव, तमाम चीज़ें। ठीक है, और नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी था। तो जब उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमणकारी, 2 आक्रमणकारी थे, एक नादिर शाह, एक अहमद शाह अब्दाली। तो इन दोनों को मैं डिटेल बताने वाला हूँ, लेकिन वो अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो ये विदेशी आक्रमणकारी हैं, एक नादिर शाह है, एक अहमद शाह अब्दाली है। 1739 में ये है। ठीक है, और 1748 में वो आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय बाजीराव प्रथम लगभग 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली तक पहुंच गए थे। ठीक है, और यहाँ पे 2 विदेशी आक्रमणकारी हैं, एक नादिर शाह और एक आगे आता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक, तो मोहम्मद शाह के बाद अब कौन आता है? अहमद शाह आते हैं। ठीक, तो ये मोहम्मद शाह के पुत्र थे, अहमद शाह, 1748 से 1754 तक। मोहम्मद शाह का पुत्र था नर्तकी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अहमद शाह थे, ये मोहम्मद शाह ने एक नर्तकी से शादी की थी, तो उन्हीं नर्तकी से जो औलाद थी ये अहमद शाह थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आप कंफ्यूज होते हो हमेशा कि अहमद शाह अब्दाली किसके समय आक्रमण किया, कन्फ्यूजन होती है, मैं बता देता हूँ। जैसे मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला का क्या टाइम पीरियड है? 1719 से 1748 तक, 1748 से 1754 तक, 1748 से 1754 तक अहमद शाह का है। इसका देखिए ना, 1754 अहमद शाह का है, अहमद शाह। अब इन्हीं 1748 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, 1748 में ही। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन अब आएगी कि नहीं, कि 1748 में रंगीला भाई साहब भी थे और 1748 में ये अहमद शाह भी आ गया। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो किसके समय आक्रमण किया, इनके समय कि इनके समय? कन्फ्यूजन होगा ना, तो आपको कैसे दिमाग में रखना है, अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय आक्रमण करता है, यानी कि
इनके समय आक्रमण करता है। तो कैसे दिमाग में रखना है, अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय आक्रमण करता है। तो ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये मोहम्मद शाह के पुत्र थे। एक मोहम्मद शाह ने नर्तकी से शादी की थी और उन्हीं से पुत्र ये अहमद शाह थे। ठीक, इन्हीं के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। मैंने बताया आपको, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और नादिर शाह का आक्रमण, ये दोनों जब उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमणकारी मैं बताऊंगा तो पूरा डिटेल बताऊंगा, इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अहमद शाह का एक प्रिय हिजड़ा हुआ करता था जावेद खां। तो इसका क्या था कि उस समय जो प्रशासन था अहमद शाह का, पूरा सर्वे सर्वा एक तरह से लगभग पूरा प्रशासन ही चलाता था वो। ठीक है। तो जावेद खां की हत्या हो जाती है, आगे चल के जावेद खां की हत्या हो जाती है अवध के सफदर जंग द्वारा। अवध के जब मैं बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, ये वहाँ पे असल बात जो अवध हुआ ये सब हुआ, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में जब कवर करूँगा ना तो वहाँ पे रेलिवेंट है, वहाँ पे घटनाएं ज़्यादा लिंक होती हैं। तो ये अवध का जितने भी नवाब वब जो भी हैं सब मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा मैं। ठीक, अभी तक आप बस इतना जानिए कि अवध के सफदर जंग द्वारा जावेद खां की हत्या कर दी जाती है। क्यों की जाती है मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, अब जावेद खां की हत्या हो गई तो कोई तो वजीर बनेगा भाई। यही शासन देख रहा था ना, एक तरह से मोटा शासन जावेद खां देख रहा था, लेकिन अब इसकी हत्या हो गई तो अहमद शाह क्या करते हैं, इमादुल मुल्क को वजीर बना देते हैं। ठीक, और इमादुल मुल्क क्या करता है, इमादुल मुल्क आगे चल के अहमद शाह को अंधा करके इनको जेल में डाल देता है और जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा देता है। तो ये इमादुल मुल्क बड़ा खतरनाक टाइप का था। अभी आगे देखिए, अभी एक लोगों को हत्या करवाएगा ये इमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क अहमद शाह को अंधा करके इनको जेल में डाल देता है और किसको गद्दी पर बैठाता है, आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाता है। और आलमगीर द्वितीय कौन था, जहांदार शाह का पुत्र था। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, एक चैन बन रहा है, एक चैनेज बन रहा है। पहले कौन, जहांदार शाह। भाई मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले कौन बैठा था, जहांदार शाह बैठा गद्दी पे। जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रफ़ी-उद-दौला। अब रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, फिर ये आ जाते हैं मोहम्मद शाह, फिर मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह बैठता है। फिर अहमद शाह के बाद ये जहांदार के पुत्र बैठते हैं कौन, आलमगीर द्वितीय बैठते हैं। तो ये एक साइकिल बन जा रही है। पहले फर्रुख सियर बैठता है, रफ़ी उस्सान का पुत्र है ये। ठीक, तो ये एक क्रम वाइज देखिए ना, पुत्रों का ही क्रम है। ये भी पुत्र हैं, ये भी पुत्र, ये आगे देखिए फिर जहांदार, एक करिए तो एक साइकिल पूरी हो जा रही है। अभी वीडियो में जो पीछे का देखिएगा, पीछे भी मैं बताया हूँ, जाकर उसको कनेक्ट करिएगा तो एक चैन बन जा रही है, पूरा कंप्लीट हो जा रही है चैन। ठीक है, आलमगढ़ द्वितीय तक आते आते। तो भाई आलमगढ़ द्वितीय को इमादुल मुल्क गद्दी पर बैठाता है। इनका टाइम पीरियड है 1754 से 1758। ठीक, अच्छा, इनका नाम क्या रहता है, अजीजुद्दीन। नाम इनका क्या रहता है, अजीजुद्दीन। आगे चलकर आलमगढ़ द्वितीय की भी इमादुल मुल्क द्वारा हत्या करवा दी जाती है। और इन्हीं आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध होता है। ये इनके समय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, प्लासी का युद्ध। अब आप दिमाग में आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि इधर प्लासी का युद्ध हो रहा है, इधर मुगल बादशाह लोगों की क्या दशा है। देखिए, यहाँ पे प्लासी युद्ध चल रहा है, यहाँ दिल्ली में क्या चल रहा है, मुगल लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ही मर कट रहे हैं, आपस में ही युद्ध करके कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, यानी कि कमजोर हो गए। अब जब कमजोर हो जाएंगे तो आपस में मारपीट करेंगे, मारकाट करेंगे। तो यहाँ मुगल आपस में लड़ रहे हैं, एकदम कमजोर हो चुके हैं, और यहाँ अंग्रेज अपना
सेंटर बना रहे हैं बंगाल में 1757 में प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध होता है, यहाँ बंगाल विजय हो जाती है अंग्रेजों की। और सुनिए, मैं आपको बताऊंगा 1600 में अंग्रेज आए और 1757 में प्लासी हो गया, हुआ ना। 1600 में अंग्रेज आए, 1757 में प्लासी हो गया। लगभग 150 साल तक ये क्या थे, केवल व्यापारी थे। बीच बीच में कोशिश करते थे कि शासन में भी इन्वॉल्व हुआ जाए, लेकिन 1707 तक औरंगजेब जिंदा था। औरंगजेब यानी कि मुगल बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे 1707 तक। लेकिन जो औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके आगे 50 साल में, महज 50 साल में पूरा मुगल जो एम्पायर है पूरा धीरे धीरे कमज़ोर होते होते 57 तक आते आते एकदम समाप्त हो जाता है, एकदम ध्वस्त हो जाता है। तो 1707 के बाद ही मुगल कमज़ोर होना चालू हो जाते हैं। इसीलिए 1757 में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लासी होके बंगाल विजय हो जा रही है। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत राजा बचे हैं मुगलों के, आपस में ही लड़ रहे हैं। कमज़ोर हो गए हैं तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उससे फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिल जाता है। तो ये चीज़, खैर ये चीज़ मैं आपको मॉडर्न बताऊंगा तो वहाँ डिटेल ये बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आप बस इतना ही जानिए कि आलमगीर द्वितीय के समय ही प्लासी का युद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, ठीक। अच्छा, अब आलमगीर द्वितीय की हत्या करवाया इमादुल मुल्क। तो अब इमादुल मुल्क करता क्या है, क्या करता है, दिल्ली में क्या करता है जब इनकी हत्या हो जाती है, दिल्ली में करता है कि मुही उल मिल्लर जो होते हैं ये काम बख्श के पौत्र थे, इन्हीं को शाहजहां तृतीय नाम से राजा बनाता है। इमादुल मुल्क किसको राजा बनाता है, मुही उल मिल्लर को। कहाँ पे, दिल्ली में। लेकिन आलमगीर द्वितीय के एक पुत्र थे जो बिहार में सूबेदार थे, क्या नाम था उनका, अली गौहर। इन्हीं के पुत्र थे, अली गौहर बिहार में थे। तो जब ये इनकी हत्या हो जाती है तो अली गौहर जो है बिहार में ही क्या करते हैं, स्वयं को आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के नाम से अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं कि अब दिल्ली का राजा मैं हुआ। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ये दिल्ली जाए, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक था इमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क किसको राजा बनाता है, मुही उल मिल्लर को, दिल्ली में। और आलमगीर द्वितीय के पुत्र अली गौहर स्वयं को बिहार में ही राजा डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन राजा डिक्लेयर दिल्ली के करते थे, इसलिए आलमगीर द्वितीय के बाद दो राजा होते हैं। एक तो ये अपने आप को घोषित कर दिए हैं कि मैं भारत का राजा हूँ, और एक तो इधर इमादुल मुल्क घोषित किया कि ये बनेंगे, ये हैं राजा, ठीक है। तो शाहजहां तृतीय नाम से ये राजा बनता है। मुही उल मिल्लर दिल्ली में काम बख्श का पौत्र था, और ये बिहार में जो है आलमगीर द्वितीय के जो पुत्र थे अली गौहर, ये बिहार में ही शाह आलम द्वितीय नाम से अपने को राजा घोषित करते हैं। तो आगे अब कौन आएगा, आगे हम लोग शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यही देखिए, यही स्टोरी है, टोटल स्टोरी यही है। चाइनीज आपको समझ में आया, चाइनीज समझ में आया कि नहीं। बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। जॉर्ज करके मैंने बताया था ना, जिसमें सबसे पहला कौन था, जहांदार शाह, फिर अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान और जहान शाह। तो जहांदार शाह के पुत्र यही हैं आलमगीर द्वितीय। अब इनके पुत्र आगे चल के, इनके पुत्र नहीं बैठेंगे, इनके पुत्र बैठेंगे, फिर इनके पुत्र बैठेंगे, ऐसे एक क्रमवाइज बैठते बैठते फिर लास्ट में जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय। मैंने एक चैन पूरा हो जाता है, एक साइकिल पूरी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बड़ा पेचीदा है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। किताबों में तो है, लेकिन कई बार जब पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा। मैंने इसको एकदम बाइफरकेट करके आपको बताया। तो फर्रुख सियर आता है, फर्रुख सियर के बाद रफ़ी-उद-दरजात। पहले कौन है, पहले जहांदार शाह है, फिर फर्रुख सियर, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रफ़ी-उद-दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद फिर ये शाह आलम द्वितीय आते हैं, ठीक। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं इनको, शाह आलम द्वितीय को हम लोग देख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, इनका भी टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहा, ठीक।
अच्छा, इनके टाइम पीरियड में कई घटनाएं घटी, कई युद्ध हुए, और इनकी जो लाइफ थी ना शाह आलम दुर्ती की, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी दशा, इनकी भी बहुत बुरी दशा हुई, जैसे हुमायूं की हुई थी। हुमायूं भी बेचारा हमेशा भागता ही रहता था, इस प्रकार ये बेचारे भी भागते ही रहते थे, लास्ट में ये भी भागते भागते मर ही गए, शाह आलम दुर्ती भी। कैसे भी देखिए, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इन्हीं के समय, शाह आलम दुर्ती के समय ही 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच। अहमद शाह अब्दाली कुल 7 आक्रमण किया था, और जिसमें से उसका 5वां आक्रमण जो था वो पानीपत के युद्ध में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया पानीपत के युद्ध में। और मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि किसी ने 5 आक्रमण किया था, उसका 5वां आक्रमण जो था वो पानीपत का प्रथम युद्ध में तब्दील हो गया था। कौन था वो? बाबर। ठीक है, तो बाबर से कहीं न कहीं तालमेल खाता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 आक्रमण किए थे, जिसमें से 5वां आक्रमण पानीपत के तृतीय युद्ध में कन्वर्ट हो गया था। बाबर ने कुल 5 आक्रमण किए थे, जिसमें से 5वां आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध में कन्वर्ट हो गया था। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली vs मराठा के बीच, ठीक। तो 1761 में, अब देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक, जिसमें इलाहाबाद की संधि होती है। ये इलाहाबाद की जो संधि है, ये कौन सी है, पहली वाली कि दूसरी वाली? बक्सर के युद्ध में जहां पनाह और अंग्रेजों के बीच जो संधि होती है, वो कौन सी संधि रहती है? प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, प्रथम इलाहाबाद की संधि। कब होती है वो प्रथम इलाहाबाद की संधि? 1765 में। किसके किसके बीच? किसके किसके बीच? शाह आलम दुर्ती और क्लाइव के बीच, माने अंग्रेजों के बीच। ये सब मैं बताऊंगा आपको, जब मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा तो वहाँ डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। अभी बस इतना ही जानिए कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी 1765 में हुई, वो क्लाइव और शाह आलम दुर्ती के बीच हुई। और इसी संधि के बाद 1765, यानी 1765 में संधि हो गई, तो 65 से लेके 72 तक ये जो शाह आलम दुर्ती थी, ये ब्रिटिशों के संरक्षण में रहे, ठीक, ब्रिटिशों के संरक्षण में रहे। इसके बाद 1772 में फिर क्या हुआ कि मराठे इनको जो है दिल्ली ले जाकर, इनको मराठों ने संरक्षण दिया, दिल्ली में बैठाकर, दिल्ली ले जाकर इनको मराठों ने संरक्षण दिया। 1772 से 1803 तक इनके ऊपर किसका संरक्षण था? मराठों का संरक्षण था। लेकिन हुआ क्या कि 1803 में एक ब्रिटिश सेनापति था लेक, उसने क्या किया कि दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, दिल्ली पर, ठीक। और जब दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया 1803 में, ये मान के चलिए कि 1803 में जो लेक ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया था, वहीं से समझिए कि मुगल साम्राज्य समाप्ति हो गया था। बस एक 1803 से लेके 1857-58 तक केवल नाम मात्र के मुगल बादशाह को बैठाया जाता था, नाम मात्र, एक तरह से कहीं मुखौटा, हाँ मुखौटा, हाँ ये जहांपना, बस। बाकी तो असली नियंत्रण ही से 1803 से ही अंग्रेजों का हो गया था। तो 1803 से 1857 तक एकदम मुखौटा, बस मुगल बादशाह को, हाँ मुगल बादशाह है बस, और सारा सिस्टम कंट्रोलिंग किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, ठीक। 1806 में फिर इनकी शाह आलम दुर्ती की हत्या हो जाती है, 1806 में। तो शाह आलम दुर्ती में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इनके अंतर्गत यही पानीपत का, तो अच्छा ये जो अहमद शाह अब्दाली है, मराठा है, ये जब अभी मैं उत्तर मुगल काल का जो विदेशी आक्रमण है, आक्रमणकारी है, उसमें बताऊंगा, तो ये डिटेल अभी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये अगले क्लास में बताऊंगा। अच्छा, इनके बाद इनका पुत्र आते हैं अकबर दुर्ती। शाह आलम दुर्ती के ये पुत्र हैं, 1806 से 1837 तक रहते हैं। अच्छा, इन्हीं के समय जो है मुगलों के सिक्के बंद हो गए, बंद कर दिए गए। जान ही रहे हैं कौन बंद करेगा? वही ब्रिटिश। तो मुगलों के सिक्के जो है बंद कर दिए गए अंग्रेजों द्वारा। अच्छा, अकबर दुर्ती ने क्या किया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और राजा राम मोहन राय से बोला कि आप चले जाइए इंग्लैंड,
थोड़ा मेरा पेंशन वेंशन थोड़ा बढ़वाइए। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और राजा राम मोहन राय को पेंशन के लिए इंग्लैंड इन्होंने भेजा। पेंशन को बढ़वाने के लिए अकबर तुर्की ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। और जब राजा रोमान इंग्लैंड गए तो वहीं वो भी उनकी मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की। तो अकबर दुर्ती में बस इतना याद करना है कि मुगलों के सिक्के बंद हो गए इनके समय ही, और राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दी गई और राजा राम मोहन राय पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजे गए थे। बस इनको इतना ही दिमाग में रखना है। अच्छा, आगे अब इनके पुत्र आ जाएंगे। अकबर दुर्ती के पुत्र बहादुर शाह दुर्ती, जिनको हम जफर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह दुर्ती। तो इनका टाइम पीरियड 1837 से 1857। अच्छा, उपाधि इनकी देखिए जफर है। जफर उपाधि इनको क्यों? कारण जफर नाम से कविताएं लिखते थे। ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए इनकी उपाधि जफर थी। अच्छा, इनका बहादुर शाह दुर्ती का जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक था वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हसन अस्करी। ठीक, ये सब बस फैक्ट हैं, इसे दिमाग में रखिएगा। अच्छा, बहादुर शाह दुर्ती के 2 पुत्र और 1 पौत्र था। 2 पुत्र कौन? मिर्जा मुगल व मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और 1 पौत्र कौन था? अबू बकर। तो जब बहादुर शाह दुर्ती ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तो उसी में इनके दोनों पुत्रों को मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, इन दोनों को हडसन ने क्या किया कि लाल किले के सामने ही लाकर दोनों पुत्रों को गोली मार दी और इन दोनों पुत्रों को ले जाकर हुमायूं टॉम्ब में क्या किया गया? दफना दिया गया। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि हुमायूं टॉम्ब में कौन कौन दफनाया गया था? हुमायूं के मकबरे में कौन कौन? तो दारा सिकोह दफनाया गया था, आप जान ही रहे हैं। हुमायूं तो था ही, ये भी आप जान रहे हैं। रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात भी दफनाए गए थे और बहादुर शाह दुर्ती के दोनों पुत्र भी दफनाए गए हैं। और भी लोग हैं लेकिन ये लोग का महत्वपूर्ण है। पौत्र इनके अबू बकर हैं। इनकी बेगम थी जीनत महल। अच्छा, इनके बारे में क्या है जीनत महल के बारे में कि जब अंग्रेज कब्जा कर लिए थे, नियंत्रण कर लिए थे, तो अंग्रेज जो है इन्होंने कोशिश किया जीनत महल ने कि आप जहाँ पनाह को तो ले जाइए लेकिन मुझसे थोड़ा सा सुलह के लिए मुझे कुछ पेंशन वेंशन मुझे ऐसा करिए कि मैं बची रहूँ। इन्होंने कोशिश की सुलह समझौते की, जीनत महल ने कोशिश की लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं और बहादुर शाह दुर्ती और जीनत महल दोनों को रंगून निर्वासित कर देते हैं। और जब ये रंगून निर्वासित होते हैं तो 1862 में उनकी बहादुर शाह दुर्ती की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब यही है, इतना ही है उत्तर मुगल काल। अब उत्तर मुगल काल में क्या बचा है? विदेशी आक्रमणकारी। अब विदेशी आक्रमणकारी में यही है अहमद शाह अब्दाली। तो मराठा भी मैं आपको इसी मेडिवल हिस्ट्री में बताऊंगा, क्योंकि मराठों का और अहमद शाह अब्दाली या विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों का कनेक्शन मराठों से, इसलिए मराठों का डिटेल यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, और 10 गुरुओं का काल भी यहाँ से कनेक्टेड है, तो 10 गुरु, सिखों में 10 गुरुओं का काल है, उसको भी हम लोग यहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमणकारी, जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, और इसके बाद आगे 10 गुरुओं का काल और मराठों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया और इसलिए मैंने इसको बड़ा किया क्योंकि उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक हैं बड़े कॉम्प्लेक्सिटी है और एक साथ नहीं बताता ना, तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। अब जब एक साथ मैंने बता दिया, अब मैंने अभी आपको बताया कि चैन एक बनी हुई है, उत्तर मुगल काल में शासकों की एक चैन है, वो चैन पूरा 0 से स्टार्ट होती फिर 0 पे आके ही मिल जाती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो फिर आके यहीं पे मिल गई। मैंने आपको बताया था जहांदार शाह से स्टार्ट हुई फिर जहांदार शाह के पुत्र पे आके ख़त्म हो गई वो चैन। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें आज बताई। उत्तर मुगल काल थोड़ा बड़ा हो गया लेक्चर, लेकिन मैंने इसलिए इसको पूरा कंपाइल कर दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि
किताबों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन एक ही किताब को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत क्लैरिटी होगी, तब इस तरह से आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, इसको देखिए, चिंतन मनन करिए, और कोई भी अपना क्वेश्चन बुकलेट उठाइए, सॉल्व करिए। कोई भी लेक्चर पढ़िए, कोई भी सॉल्व करिए। आज एक आध दो क्वेश्चन जो एकदम फैक्चुअल में भले होना है, लेकिन लगभग 90% क्वेश्चन मेरे इस लेक्चर से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।